चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को अपन ने दो पार्ट में तोड़ा है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। पहला पोर्शन अपन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद अपन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन में सबसे पहला अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो दोनों बराबर होंगे। ये दोनों के दोनों एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये नॉर्मल से मापे जा रहे हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में रहने वाली है। तो यहाँ पे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, दोनों एंगल नॉर्मल से मापे जाते हैं। दूसरा लॉ जो है वो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करने वाली है। अब रिफ्लेक्शन में सबसे पहले देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसी बनाई जा रही है ये देखते हैं। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने ये अपन ने एक ऑब्जेक्ट ओ रख रखा है। प्लेन मिरर से परपेंडिकुलरली जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी लाइन पे मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पे इमेज बन जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओ से आप मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए और जितनी ऑब्जेक्ट की दूरी है मिरर से उतनी ही दूरी पीछे इमेज बन जाएगी उसी लाइन पे। तो ओ ऑब्जेक्ट की जो है इमेज आई बन गई। तो यहाँ से पहला पॉइंट लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से और इमेज की दूरी मिरर से सेम रहने वाली है। दूसरा पॉइंट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर जो है वो रियल इमेज बनाएगा और रियल ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा। तीसरा पॉइंट, प्लेन मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन होता है +1 होता है। मैग्निफिकेशन +1, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो इमेज सेम साइज की बनेगी और इरेक्ट बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो वाई एक्सिस पे रखा है और मिरर जो है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। अगर मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइन है और ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे रखा है तो इमेज एक्स एक्सिस पे बन जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे रखा होगा और मिरर 45 पे इंक्लाइन होगा तो इमेज वाई चली जाएगी। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मिरर अगर 45 पे है तो ऑब्जेक्ट एक्स पे है तो इमेज वाई पे, ऑब्जेक्ट वाई पे है तो इमेज एक्स पे। नेक्स्ट, मिरर की मिनिमम कितनी साइज चाहिए एक मैन को अपनी खुद की इमेज देखने के लिए। मान लीजिए मैन है, इस मैन की हाइट h है और ग्राउंड से जो आई लेवल है उस आई लेवल के हाफ से आपको मिरर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आदमी की जो हाइट है वो h है, तो मिरर कितना रिक्वायर्ड होगा, तो मिरर h/2 मतलब हाइट का आधा रिक्वायर्ड होगा। अब वो मिरर कहाँ प्लेस करूं, तो उसके लिए जो आई का लेवल है उसके आई के लेवल के आधे से आप मिरर रखना स्टार्ट करें और वो h/2 हाइट ऊपर तक रखते जाएं। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए मैन की जो हाइट है वो हाइट आपकी 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर है। जो आई का लेवल है वो मान लीजिए 80 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर अगर मैन की हाइट है तो मिरर जो चाहिए होगा 50 सेंटीमीटर का चाहिए होगा। आई का लेवल जो है वो 80 सेंटीमीटर, इसका मतलब आप 40 सेंटीमीटर से रखना स्टार्ट करें और ऊपर 50 रखना है। तो इसका मतलब ये आपके पास 40 से स्टार्ट करेंगे और ऊपर 50 तक चले जाएंगे। 50 ऊपर इतना रख देंगे तो ये 90 पे पहुंच जाएंगे। तो 40 से 90 के बीच में आपको मिरर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, तो ये जिस एंगल से घूम गई है रे, इसको बोला एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई है। ये टोटल एंगल 180 था तो 180 माइनस 2i एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। दो प्लेन मिरर अगर किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइन है और रे आके गिर रही है ऐसे, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद, दो रिफ्लेक्शन मतलब एक रिफ्लेक्शन ये हो गया और एक रिफ्लेक्शन ये हो गया, दो रिफ्लेक्शन के बाद रे के द्वारा जो टोटल डेविएशन हुआ होगा और डेविएशन इंडिविजुअल डेविएशन को जोड़ दूंगा तो टोटल डेविएशन आ जाएगा। उसको डायरेक्टली आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं। टोटल डेविएशन दो रिफ्लेक्शन के बाद 2π माइनस 2 थीटा होता है। यहाँ इस रिजल्ट में देख सकते हैं कि जो डेविएशन हुआ है वो डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि दोनों मिरर जो है वो किस एंगल पे इंक्लाइन है। अगर मिरर को हम रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मिरर थीटा से रोटेट किया जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट कर जाती है सेम सेंस में। अगर इंसिडेंट रे रोटेट कर रहे हैं थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से ही रोटेट करती है अपोजिट सेंस में। वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करूं प्लेन मिरर में, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो इधर की तरफ अगर u स्पीड से चल रहा है, मिरर रेस्ट पे है, तो यानी ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पास u से आ रहा है तो इमेज भी मिरर के पास u से आएगी।
ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल चल रहा है तो इमेज भी मिरर के प्लेन के पैरेलल चलेगी। अब ये केस हो गया जिसमें मिरर नहीं चल रहा था। अब देखते हैं इफेक्ट मिरर का। अगर मिरर अपने प्लेन के पैरेलल दौड़ रहा है v डैश से तो इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर मिरर अगर अपने प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ u डैश स्पीड से दौड़ रहा है तो इमेज उसी सेंस में 2u डैश से दौड़ रही है। अब मिरर और ऑब्जेक्ट अगर दोनों दौड़े तो आप इस तरह इंडिविजुअल इफेक्ट को कंबाइन करके लिख देंगे कि ऑब्जेक्ट अकेला दौड़ता तो क्या होता, मिरर अकेला दौड़ता तो क्या होता, और उन दोनों को वेक्टोरियली कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, तो इसके लिए दो केस पढ़ रहे हैं। पहला कि अगर मिरर जो है वो पैरेलल रखे हुए हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे। अगर दो मिरर आपस में पैरेलल रखे हुए हैं और उनका कुछ भी पोर्शन ओवरलैप कर रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो इनफाइनाइट हो जाएंगी। यहाँ पे मिरर M1 और M2 को देख लीजिए, इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट मिरर M1 से A दूरी पे है और मिरर M2 से B दूरी पे है। तो मैं M1 को मिरर मानते हुए इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज बनाऊं तो इधर बन जाएगी पहली इमेज, और वो कितनी दूरी पे बनेगी तो A दूरी पे। इस ऑब्जेक्ट को मिरर M2 के लिए देखूं तो वो B दूरी पे है तो इमेज भी इधर B दूरी पे यहाँ बन जाएगी। तो ये पहली इमेज मैंने बना दी, मिरर M1 के पीछे A दूरी पे बनी और मिरर M2 के पीछे B दूरी पे बनी। उसकी अगली इमेजेस कहाँ कहाँ बनी होगी मिरर्स के पीछे, तो आप क्या करिए, जो मिरर के बीच का सेपरेशन है वो क्रॉस में जोड़ते जाइए। जैसे M2 के पीछे पहली इमेज B पे बनी, M1 के पीछे पहली इमेज A पे बनी, तो आप क्या करिए, इसमें फिर मिरर के बीच की दूरी क्रॉस में जोड़ते जाइए। तो B में जोड़ा अपन ने A प्लस बी, जो मिरर के बीच की दूरी है वो जोड़ दी। A में भी अपन ने A प्लस बी जोड़ा तो ये रिजल्ट मिला। देन अगली इमेज के लिए फिर से A प्लस बी जोड़ते जाइए। इस तरह से ये कंटिन्यूसली इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी। मान लीजिए यहाँ पे देखिए दो मिरर हैं, वो आपस में पैरेलल तो हैं पर उनका कोई भी पोर्शन ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो दो ही होंगी, क्योंकि इधर वाली जो रे गई होंगी वो इधर ही चली गई हैं रिफ्लेक्ट होके, वापस इस मिरर पर टकराने वाली नहीं है। यानी एक मिरर पे जो रे टकरा गई है वो दूसरे पे नहीं टकरा रही है। तो यहाँ दो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। अगला केस, जब दो मिरर आपस में इंक्लाइन है किसी एंगल थीटा पे, तो आप एक फैक्टर कैलकुलेट करिए m। वो m ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा कि 360 को आप उस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, थीटा डिग्री में ले लेंगे। अगर ये वैल्यू इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो m-1 हो जाएंगी। जो फैक्टर कैलकुलेट करा उस फैक्टर में से एक घटा दोगे तो वही नंबर ऑफ इमेजेस देंगे। पर अगर ये वैल्यू ऑड आती है तो हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हुआ है या असिमेट्रिकल रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फिर से नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो m-1 हो जाएगी। मतलब जो फैक्टर आया वो ऑड भले ही आया हो, अगर सिमेट्रिकल रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस m-1 हो जाएंगी। पर अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकल रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस m ही रहेंगी। नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आप ये देख सकते हैं कि एक स्फेयर में से अपन ने ये एक पोर्शन कट कर दिया है। तो ये जो पोर्शन कट किया है ये अपना मिरर बन गया। इसमें जिस स्फेयर में से ये कट किया है उस स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। उस स्फेयर की जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट पोल कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाने वाली जो ये लाइन है इसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। यहाँ से इस मिरर के सामने जो ये ओपन एरिया है जहाँ से लाइट आके मिरर पर टकराएगी, ये वाला जो ओपन एरिया है, इस ओपन एरिया को बोलेंगे अपन अपर्चर। इस ओपन स्पेस को, इस जगह को बोला जाएगा अपर्चर। इस अपर्चर का अगर ये देखूं तो ये डायमीटर ऑफ अपर्चर है, या फिर ये बोलूं तो ये रेडियस ऑफ अपर्चर है। अगर मैं मिरर के लिए फोकस की बात करूं, फोकल लेंथ की बात करूं, फोकल लेंथ r/2 होती है, या यूं बोल दूं कि फोकस जो है वो पोल से r/2 दूरी पे होता है। मिरर के लिए अगर रे कुछ एंगल I पे आके गिर रही है और वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट F पे कट करके जा रही है, तो फोकस ये पॉइंट F की पोल से जो दूरी है, ये पोल से दूरी आती है r-r/2 sec i। पर अगर एंगल I जो है अगर वो बहुत स्मॉल है तो sec i 1 बन जाएगा, और sec i 1 बन जाएगा, इसका मतलब FP की वैल्यू r/2 ही आ जाएगी। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि एंगल I अगर स्मॉल होगा तो रेज पैरेक्सियल होंगी, और पैरेलल पैरेक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करेंगी वो पॉइंट फोकस हो जाएगा, तो फोकस r/2 पे हो जाएगा। पर अगर रेज पैरेक्सियल नहीं है तो
कितनी दूरी पे कट करेंगी पोल से, तो वो दूरी होगी r माइनस आर बाई टू सेक आई। एक चीज यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए अपने पास एक डिस्टेंट कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये सन से रेज जो आ रही हैं वो रेज ऐसे थीटा एंगल पे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा एंगल, ये सॉरी फाई एंगल बना रही है, कुछ एंगल बना रही है, और सन जो एंगल सबटेंड कर रहा है मिरर पे वो थीटा है। तो ये रे यहाँ से मिरर से टकराई तो ये इनके बीच में जो एंगल होगा ये एंगल अभी भी थीटा ही रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जब रेज आती हैं तो वो रेज आपस में पैरेलल हो रही हैं, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल ही होती हैं, तो ये रेज फोकल प्लेन पे जाके मिलने वाली, और फोकल प्लेन पे जाके अगर ये रेज मिल रही हैं तो यहाँ पे इस सन की जो इमेज बन रही होगी वो सन की इमेज ऐसी बन रही होगी। अगर इस इमेज का मेरे को डायमीटर निकालना है तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एफ है, ये एंगल अपना थीटा है, तो एफ इंटू थीटा जो होगा वो डायमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पे u ऑब्जेक्ट की दूरी है पोल से, v इमेज की दूरी है पोल से, f जो है वो फोकल लेंथ है। इसी फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू इज इक्वल टू वी एफ अपॉन वी माइनस एफ, एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी। रियल चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो तो उसके लिए u और v जो हैं ये नेगेटिव होंगे, मतलब रियल चीज के लिए, रियल चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो वो नेगेटिव होंगे, वर्चुअल चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो वो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ की बात करूं तो कॉन्केव के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। मैग्निफिकेशन, मिरर के मैग्निफिकेशन की बात करो तो मैग्निफिकेशन हम यहाँ पे दो तरह के मैग्निफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब आप मैग्निफिकेशन देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है मिरर के केस में वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी को लिख सकते हो आप माइनस वी बाई यू। वी की वैल्यू मिरर फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट करोगे, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। आप ये याद रखिए, वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये बन जाएगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हमें क्या क्या आइडिया लगता है, तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज जो है वो इरेक्ट बनी है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज जो बनी है वो इरेक्ट इन्वर्टेड बनी है। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब इमेज जो है वो एनलार्ज बनी है। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से छोटा है इसका मतलब इमेज जो है वो छोटी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है। मैग्निफिकेशन में दूसरा प्रकार जो है, दूसरा टाइप जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब आप मैग्निफिकेशन देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज की लंबाई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कितनी है डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की लंबाई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कितनी है, वही आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर लिख सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के केस में इमेज ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी उसके लिए अपन ये देख रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे 4 रूल हैं। 4 रूल क्या क्या हैं कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और पैरेक्सियल है तो वो फोकस से पास कर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। कोई रे अगर फोकस से पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है इसका मतलब मिरर पे परपेंडिकुलरली जाके टकरा रही है, और परपेंडिकुलरली जाके टकराई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा और वापस वैसी की वैसी ही आ जाएगी। कोई रे अगर पोल पे जाके टकरा रही है तो वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आई एंगल पर टकराई है तो वापस आई एंगल पे ही निकल जाएगी। इसी से यहाँ पे मान लीजिए ये अपना जो है ये स्ट्रेट लाइन दिखा रही है कि ऑब्जेक्ट किधर से किधर जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो बनी वो फोकस पे बनी। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर आ रहा है इमेज ऐसे जा रही है, फिर ऑब्जेक्ट इधर से इधर गया तो इमेज इधर से इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली गई है। ऑब्जेक्ट इधर से इधर गया है तो जब जैसे ही फोकस के इधर पहुंचा ऑब्जेक्ट, इमेज इधर इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट पोल पे गया, इमेज भी पोल पे चल के आ गई। ऑब्जेक्ट इधर गया, इमेज इधर से इधर चली। तो ये कॉन्केव मिरर के लिए इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें रिलेशन पता पड़ गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है वो एफ पे बनी। अब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर आ रहा है इमेज ये चल के इधर आई पोल की तरफ।
ऑब्जेक्ट इधर से इधर फोकस की तरफ जा रहा है तो इमेज यहाँ से चल के माइनस इन्फिनिटी पहुँच गई है। ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस को यहाँ पे क्रॉस करा, इमेज जो है वो प्लस इन्फिनिटी पहुँच गई, और ऑब्जेक्ट वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई। देन ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो इमेज वापस से फोकस की तरफ आ जा रही है। अब इन दोनों ग्राफ को आप इजीली ध्यान रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, माइनस इन्फिनिटी पे है, तो इमेज जो बन रही है वो फोकस पे बन रही है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच रहा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तीसरा पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट पोल पे पहुंच रहा है तो इमेज भी पोल की तरफ तोड़ के आ रही है। इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो ये दोनों डायग्राम आपसे इजीली बन जाएंगे। नेक्स्ट, पावर ऑफ ए मिरर। पावर ऑफ मिरर जो होती है वो मीडियम के इंडिपेंडेंट होती है। आप मिरर को चाहे एयर में रखें चाहे किसी दूसरे मीडियम में रखें, उसकी जो पावर है वो पावर 1/f ही रहेगी। एफ यहाँ पे 1/f जब यूज़ कर रहे हैं तो एफ जो है वो मीटर में रखना है, पर अगर आप एफ सेंटीमीटर में रखना चाह रहे हैं तो इसको 100/f लिख लेंगे। नेक्स्ट चीज़, न्यूटन फार्मूला। न्यूटन फार्मूला कुछ नहीं है, जैसे मिरर फार्मूले में हम यू और वी जो थे वो पोल से मेजर कर रहे थे, तो न्यूटन फार्मूले में उसी फॉर्मूले को यूज करके अपन ने न्यूटन फॉर्मूला बनाया, जिसमें न्यूटन फॉर्मूला आया x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। x1 और x2 ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी है फोकस से। यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट हैं। रिफ्लेक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये लिखा कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ये तीनों चीज़ें हैं चेंज नहीं होती है जब भी रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन के दौरान ना स्पीड चेंज होगी, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना वेवलेंथ चेंज होगी। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो वाइडर होता है, इसलिए इसको अपन रियर व्यू मिरर मतलब गाड़ी में पीछे देखने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है वो इरेक्ट, वर्चुअल और इनलार्ज इमेजेस बनाता है, इसलिए डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। और गाड़ी में ऑटोमोबाइल हेडलाइट में जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं उसमें भी कॉनकेव मिरर ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, मिरर के लिए अपन ग्राफ देखते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के लिए ग्राफ देखते हैं, तो स्फेरिकल मिरर में मिरर इक्वेशन जो थी वो थी 1/u + 1/v = 1/f। यहाँ ग्राफ देख रहा हूँ मैं 1/v वर्सेस 1/u, तो 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ देखेंगे तो ये चीज़ y है और ये चीज़ x है। ये लिखा हुआ है x + y = सम कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से देखें तो y = -x + c। यहाँ से दिख रहा है आपको कि ये जो ग्राफ आएगा ये ग्राफ का स्लोप -1 रहने वाला है, और कांस्टेंट डिसाइड करेगा इंटरसेप्ट। अब कांस्टेंट जो है वो 1/f है। आप देख लीजिए, कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, इसका मतलब 1/f जो टर्म आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब कॉनकेव के लिए जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे स्लोप -1 है और कॉनकेव के लिए इंटरसेप्ट जो है वो -1/f है। तो ये कॉनकेव मिरर का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर में भी स्लोप जो है वो -1 है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहने वाला है, मतलब ग्राफ ही हो गया। अब ग्राफ बनाना है मुझे v वर्सेस u, तो v वर्सेस u आप ऐसे ध्यान रखिए कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो आप क्या करिए, दो असिम्प्टोट बना लीजिए, दो लाइन बना लीजिए ऐसे +f एंड +f पे, v = +f वाली और u = +f वाली दो लाइन बना लीजिए। ग्राफ इन दोनों लाइनों को कभी भी कट नहीं करेगा, ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, तो ये एक ही पॉसिबल ग्राफ है, ओरिजिन से ऐसे पास करा और ग्राफ कट नहीं करेगा। नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर के लिए भी आप क्या करिए, v वर्सेस u बनाना है, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो आप u -f वाली लाइन बना लीजिए और v -f वाली लाइन बना लीजिए। ग्राफ ओरिजिन से पास करना है और ग्राफ ओरिजिन से पास करना है और इन लाइनों को कट नहीं करना है, तो यही ग्राफ पॉसिबल है। तो ये दोनों ग्राफ आपको इजीली याद हो जाएंगे। सिंपल इतना सा ध्यान रखें कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो आप u = +f वाली लाइन बनाइए, v = +f वाली लाइन बनाइए। ग्राफ ओरिजिन से पास होना है इसलिए एक ही ग्राफ की पॉसिबिलिटी आएगी। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो आप u = -f एंड v = -f की दो लाइनें बना लीजिए, वो दोनों असिम्प्टोट की तरह काम करेंगी और ग्राफ ओरिजिन से पास करना है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद अब स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में भी सबसे पहले रिफ्रैक्शन का बेसिक लॉ पढ़ते हैं, वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है μ sin θ μi sin i = μ r sin r।
इसका मतलब जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी तो जो म्यू साइन थीटा टर्म है वो कांस्टेंट रहने वाला है, पहले मीडियम का म्यू साइन थीटा और दूसरे मीडियम का म्यू साइन थीटा जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे ये रे इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है म्यू आई से म्यू आर में, तो यहाँ का म्यू साइन थीटा रिफ्रैक्शन से पहले म्यू साइन थीटा और रिफ्रैक्शन के बाद म्यू साइन थीटा जो है वो बराबर कर देने वाले। अब यहाँ पे म्यू देखें तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि लाइट की वैक्यूम में स्पीड जो होती है वो सी होती है और मीडियम में स्पीड अगर वी है तो इस रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो सिंपली आप ये याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हवा के रेस्पेक्ट में या हवा से कितने टाइम से स्पीड कम हो गई उस मीडियम में, वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, इसका मतलब एयर में स्पीड जो है वो 3/2 टाइम्स कम हो जाएंगी ग्लास में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इसका मतलब वाटर में जो स्पीड है वो एयर के मुकाबले 4/3 टाइम्स कम हो जाएगी। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है म्यू टू वन ये ऐसी है जैसे रिलेटिव डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सेम इसी तरह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू2/म्यू1। अब म्यू2 जो है उसको लिख सकता हूँ मैं c/v2 और म्यू1 को लिख सकता हूँ c/v1। यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा तो यही रेशो v1/v2 आ जाएगा। रेयरर मीडियम में जो रे रहने वाली है वो नॉर्मल से अवे रहने वाली है और डेंसर मीडियम में जो रे रहेगी वो नॉर्मल के टूवर्ड्स रहेगी, नॉर्मल के पास रहेगी। रिफ्रैक्शन के दौरान लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो जो एक चीज़ चेंज नहीं होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ही कलर डिटरमाइन करती है, इसका मतलब कलर चेंज नहीं होने वाला। नेक्स्ट अपरेंट डेप्थ। प्लेनर सतह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए ये अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे किसी लिक्विड में अंदर, ये यहाँ से HO हाइट नीचे रखा हुआ है। अब जब इसको ऊपर से देखा जाएगा तो ये हमें कुछ ऊपर नजर आएगा। तो ये जो अपरेंट डेप्थ नजर आ रही है किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो आप लिखें म्यू2/v माइनस म्यू1/u इज इक्वल टू 0। म्यू2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रेज रिफ्रैक्शन होने के बाद मौजूद है। म्यू1 रिफ्रैक्शन होने से पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। v और u ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी है प्लेन इंटरफेस से, इस इंटरफेस से जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है उस इंटरफेस से ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी है। स्लैब की बात करें तो स्लैब के कारण जो शिफ्टिंग आ रही है वो शिफ्टिंग आती है T/1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो डिफरेंट मीडियम में रखे हों, अगर डिफरेंट मीडियम में रखे हों तो आप शिफ्टिंग या फिर ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप जिस मीडियम से देख रहे हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू0 मान लीजिए, तो म्यू0 टाइम्स आप T/म्यू जोड़ते जाइए जब तक ऑब्जेक्ट पे नहीं पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ से देख रहे हैं तो आप क्या करें, T0/म्यू0 प्लस T1/म्यू1, T3/म्यू3, T2/म्यू2, T1/म्यू1। तो इस तरह से T/म्यू का रेशो जोड़ते जाइए जब तक आप ऑब्जेक्ट पे नहीं पहुंच जा रहे हैं खुद से, तो इमेज इतनी दूर दिखाई देगी आपको। नेक्स्ट, स्लैब के कारण जो लेटरल शिफ्ट आ रहा है, लेटरल शिफ्ट का मतलब ये रे ऐसे आई, नॉर्मल के पास मुड़ी और वापस ऐसे चली गई, तो ये इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे है इन दोनों, ये दोनों के दोनों रे देखोगे तो दोनों रे पैरेलल हैं, तो इनके बीच में जो ये शिफ्ट हुआ है ये शिफ्ट अपना लेटरल शिफ्ट है। तो लेटरल शिफ्ट अगर मैं देखूं तो लेटरल शिफ्ट आएगा T/I-R इंटू कॉस आर, T/I-R अपॉन कॉस आर, सॉरी। देन स्मॉल एंगल के लिए जो लेटरल शिफ्ट बन जाएगा Ti टाइम्स 1-1/म्यू। मल्टीपल लेयर्स जो कि आपस में पैरेलल हों तो उनके थ्रू अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे म्यू साइन थीटा जो टर्म है वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब आप किसी भी रिफ्रैक्शन से पहले या रिफ्रैक्शन के बाद आप म्यू साइन थीटा इक्वेट कर सकते हैं। अगर पैरेलल लेयर से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो किसी भी लेयर का म्यू साइन थीटा किसी दूसरी लेयर के म्यू साइन थीटा के इक्वेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियली म्यू साइन थीटा और फाइनली म्यू साइन थीटा बराबर होने चाहिए, बीच में कितने भी रिफ्रैक्शन हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर ये सारे के सारे लेयर्स पैरेलल हैं तो। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टी आर होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है
वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़, रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। यहाँ पे मैंने इसमें दिखा रखा है कि ये रे जो है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, तो इसका तो रिफ्रैक्शन होगा और ये बाहर चली जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो ये 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो टी आर होगा, इसका मतलब रे वापस अंदर मुड़ जाने वाली है। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो होंगे, पर यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होंगे इन दोनों। अब क्रिटिकल एंगल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्रिटिकल एंगल का मतलब ये था कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 हो जा रहा है, मतलब रे जस्ट मुड़ने वाली है अंदर की तरफ, ये सिचुएशन। तो यहाँ का म्यू साइन थीटा और यहाँ का म्यू साइन थीटा इक्वेट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे म्यू डेंसर इनटू साइन आई शुड बी इज इक्वल टू म्यू रेयरर इनटू साइन 90। तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल अपने पास आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ बनाएंगे, डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ बनाएंगे तो जब तक आप क्रिटिकल एंगल पे नहीं पहुंच रहे हैं तब तक तो रिफ्रैक्शन वाला ही ग्राफ बनेगा। तो ऐसा कुछ रिफ्रैक्शन वाला ग्राफ बन रहा है। तो क्रिटिकल एंगल तक आप रिफ्रैक्शन ही करा रहे हैं, क्रिटिकल एंगल से जस्ट नेक्स्ट वैल्यू पे आपका रिफ्लेक्शन हो गया है, मतलब ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा आ जाएगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि डेविएशन जो होता है रिफ्लेक्शन के केस में वो होता है पाई माइनस 2 आई। तो यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट, ये कुछ फेमस क्वेश्चन है, मतलब इसका रिजल्ट चाहे तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि किसी लिक्विड में कुछ हाइट नीचे अपन ने एक सोर्स रख रखा है या बल्ब रख रखा है, तो बल्ब ऊपर से देखा जा रहा है तो एक पर्टिकुलर दूरी के बाद वो बल्ब से कोई भी रे बाहर नहीं आएगी। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो डेंसर से रेयरर आने के लिए एक एंगल के बाद अंदर टी आई आर होने लग जाएगा, रे अंदर ही वापस चली जाएगी। तो ये इस रेडियस जहाँ तक ये मैक्सिमम रेज बाहर आ रही होंगी, ये रेडियस की अगर वैल्यू देखो तो ये रेडियस जो आएगा वो आ जाएगा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। एच उस सोर्स की डेप्थ है फ्री सरफेस से और म्यू उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की बात करूँ तो ऑप्टिकल फाइबर में मान लीजिए आप ये रे जो है ये आई एंगल पे आके गिर रही है। ऑप्टिकल फाइबर का बाहर जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 3 है, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू 2 है और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू 1 है। तो यहाँ पे आई की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके लिए ये रे अंदर ही ट्रेवल करेगी, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू हो जाएंगे तो ये अंदर ट्रेवल करने वाली नहीं। ठीक है, तो साइन आई जो है वो इसके बराबर होना चाहिए अंडर रूट ऑफ एन टू स्क्वायर या म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर बाय म्यू 3। ठीक है, ये एन जो लिख रखा है ये म्यू ही है, तो म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर बाय म्यू 3। इससे कम एंगल होगा तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही रे ट्रेवल करेगी, इससे ज़्यादा एंगल होगा तो ऑप्टिकल फाइबर से बाहर निकल जाएगी। देन नेक्स्ट टॉपिक प्रिज्म। प्रिज्म की ज्योमेट्री सबसे पहले देखते हैं। तो ये प्रिज्म है, ये एक रे आ रही है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये प्रिज्म के अंदर ऐसे गई और ये बाहर की तरफ निकल गई। यहाँ पे देखें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और R2 का जो सम होगा वो प्रिज्म एंगल के बराबर होगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, प्रिज्म के केस में जो डेविएशन होता है वो I प्लस ई माइनस ए होता है। प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे मैं अगर स्नेल्स लॉ लिखूँ तो वो लिख सकता हूँ यहाँ का म्यू साइन थीटा और यहाँ का म्यू साइन थीटा बराबर होगा। प्रिज्म की सेकंड सरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लिखूँ तो यहाँ का म्यू साइन थीटा मतलब म्यू प्रिज्म इंटू साइन R2 शुड बी इक्वल टू म्यू सराउंडिंग इंटू साइन ई। प्रिज्म के केस में मिनिमम डेविएशन जब आएगा जब एंगल आई और ई बराबर होंगे। आई और ई बराबर होंगे इसका मतलब R1 और R2 भी बराबर होंगे और वो a/2 के बराबर होंगे, क्योंकि R1 और R2 का सम जो होता है वो a होता है। R1 और R2 बराबर हो जाएंगे तो वो a/2 के बराबर ही होंगे। यहाँ से देखें तो मिनिमम डेविएशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2i माइनस आई, क्योंकि डेविएशन होता है i प्लस ई माइनस ए। आई और ई दोनों बराबर हो गए तो 2i माइनस ए हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो होगा वो होगा साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस पे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ प्रिज्म का देखो तो वो असिमेट्रिकल टाइप ग्राफ होगा और इस तरह का कुछ ग्राफ दिखता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आई और ई बराबर हो गए तो डेविएशन मिनिमम हो गया और मिनिमम डेविएशन हो गया 2i माइनस ई। आई बढ़ाते 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 मैक्सिमम ले जा सकता हूँ मैं आई की वैल्यू π/2। तो जब आई की वैल्यू मैंने π/2 रख दी तो उस टाइम पे जो डेविएशन होगा वो डेविएशन मैक्सिमम होगा। जब आई की वैल्यू π/2 रखी तो उस टाइम जो ई आ रहा है उस ई को अगर मैं आई में कन्वर्ट कर दूं तो वो वहाँ पे भी डेविएशन जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इन दो वैल्यूज़ पे डेविएशन जो है वो मैक्सिमम हो रहा है, इस वैल्यू पे डेविएशन जो है वो मिनिमम हो रहा है। प्रिज्म में टी आई आर। अब आप देखिए प्रिज्म में रे टी आई आर होने की दो कंडीशन थी कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, दूसरा जो था वो था
कि रे डेंसर से रेयरर जानी चाहिए। इस केस में यहाँ पे अगर देखूं तो रे रेयरर से डेंसर जा रही है, इसका मतलब फर्स्ट इंटरफेस पे टी आई आर नहीं होने वाला, सेकंड इंटरफेस पे टी आई आर के चांसेस है। मैं यहाँ पे पहली कंडीशन ये देख रहा हूँ कि सारी की सारी रेज जो आ रही हैं वो गारंटेड बाहर की तरफ निकल जाए, सेकंड सरफेस पे भी टी आई आर ना हो, बाहर निकल जाए। तो उसकी क्या कंडीशन होगी, तो सेकंड सरफेस से सारी की सारी रेज बाहर निकल जाए, इसका मतलब प्रिज्म का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा छोटा होना चाहिए। सॉरी, प्रिज्म का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल हम पहले देख चुके हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, साइन इनवर्स म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, यहाँ पे ये कंडीशन है कि कोई भी रे बाहर ना निकले, इसका मतलब सारी रेज का टी आई आर हो जाए, और सारी रेज का टी आई आर हो जाए तो उसकी कंडीशन है कि प्रिज्म का जो एंगल है वो टू थीटा सी से बड़ा होना चाहिए, 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। थिन प्रिज्म की बात करें, मतलब जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 10 डिग्री से कम है, तो थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन होता है वो डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 टाइम्स ए। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब है लाइट का अपने, वाइट लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाना ही डिस्पर्जन कहलाता है। यहाँ पे प्रिज्म में ये वाइट लाइट आके गिर रही है और प्रिज्म में ये वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट गई। ये टूटी इसलिए है कि वाइट लाइट में जो है सातों कलर विबग्योर जो होते हैं उनके अलग अलग वेवलेंथ होते हैं, और वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण इस मटेरियल का जो म्यू है वो म्यू अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग वैल्यू रखेगा। जिस वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी म्यू उतना ही कम होगा। इसका मतलब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो रेड कलर के लिए म्यू जो है वो सबसे कम होगा, और वॉयलेट के लिए वेवलेंथ सबसे कम होती है तो उसका म्यू सबसे ज़्यादा होगा। एंगुलर डिस्पर्जन की बात करूँ तो एंगुलर डिस्पर्जन हो गया कि वॉयलेट कलर कितना डेविएट करा माइनस रेड कलर कितना डेविएट करा, तो ये टोटल ये जो एंगल है इस एंगल को बोलोगे एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन इसी तरह निकला जाएगा, वॉयलेट कलर के डेविएशन में से रेड कलर का डेविएशन आप माइनस करेंगे, एंगुलर डिस्पर्जन आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर होती है एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन ऑफ येलो कलर। येलो कलर का जो डेविएशन होगा उससे डिवाइड कर दीजिए आप एंगुलर डिस्पर्जन को, वही आपकी डिस्पर्सिव पावर है। डिस्पर्सिव पावर इनफैक्ट प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है तो मीडियम की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन जो होता है वो निकल के आया वॉयलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन, और नीचे इसको डिवाइड करेंगे येलो के डेविएशन से, तो ये टर्म ये बन जाएगा, तो ये एंगुलर डिस्पर्सन सॉरी डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट, प्रिज्म में मैं चाहता हूँ कि डिस्पर्जन हो विदाउट डेविएशन, इसका मतलब डेविएशन ना हो, डेविएशन ना हो तो मैं चाहता हूँ कि नेट डेविएशन जीरो हो जाए। तो मैंने दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन बनाया जिससे कि नेट डेविएशन जीरो हो जाए, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दोनों प्रिज्म के इंडिविजुअल डेविएशन है जो मिला के जीरो हो जाने चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आई कि ए डैश मतलब सेकंड प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल है वो म्यू माइनस 1 टाइम्स ए अपॉन म्यू डैश माइनस 1 ए होना, म्यू डैश माइनस 1 होना चाहिए। नेट एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा, तो नेट एंगुलर डिस्पर्जन हो जाएगा फर्स्ट वाले प्रिज्म के कारण जो येलो का डेविएशन आ रहा है टाइम्स दोनों की डिस्पर्सिव पावर का सब्ट्रैक्शन। डेविएशन हो पर डिस्पर्जन ना हो, डिस्पर्जन ना हो इसका मतलब नेट नेट डिस्पर्जन जो है वो जीरो हो जाए, इसका मतलब फर्स्ट प्रिज्म प्लस सेकंड प्रिज्म का जो डिस्पर्जन है वो मिला के जीरो हो जाए। यहाँ से कंडीशन निकल के आई कि सेकंड प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल होगा वो ये होना चाहिए। नेट डेविएशन जो इस केस में आएगा वो नेट डेविएशन आएगा येलो कलर का डेविएशन टाइम्स 1 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, जहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 डिस्पर्सिव पावर है प्रिज्म 1 एंड प्रिज्म 2 की। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। सिंगल कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके लिए पावर लिखूं तो पावर लिख सकता हूँ म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, जहाँ पे म्यू टू एंड म्यू वन है रिफ्रैक्शन से पहले जिस मीडियम में रेज मौजूद हैं वो म्यू वन है, रिफ्रैक्शन होने के बाद जिस मीडियम में रेज मौजूद हैं वो म्यू टू है। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे फिर से दो तरह के मैग्नीफिकेशन, एक ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन जो लिख सकते हो आप हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसी को लिख सकते हो म्यू वन बाई म्यू टू टाइम्स वी बाई यू। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन वही वापस से है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होता है इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन लिख सकते हैं म्यू टू बाई म्यू वन टाइम्स ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर। थिन लेंसेज, अगर थिन लेंसेज की बात करें तो ये सबसे पहले लेंस इक्वेशन देखते हैं। लेंस इक्वेशन ये रही 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये सिमिलर वैसी इक्वेशन है जैसे मिरर इक्वेशन आई थी। मिरर इक्वेशन में 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ था, मतलब उस प्लस जो एक ही साइन का चेंज हुआ है, सिर्फ वहाँ पे प्लस 1 बाई यू था और यहाँ माइनस 1 बाई यू।
तो ये रिजल्ट वहाँ पे भी देखे थे, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ था। यहाँ पे आप क्या करिए, जो पिछली इक्वेशन थी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस के लिए है, और मिरर के लिए थी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ ये प्लस और माइनस का, इसका मतलब u मिरर वाली में u की जगह माइनस यू पटकेंगे तो वो लेंस की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे ये रिजल्ट भी आपको मिरर के लिए याद रहेंगे तो लेंस के लिए इजीली याद हो जाएंगे, आप u की जगह माइनस यू पटक दीजिए। लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो फोकल लेंथ आप इस तरह निकालेंगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी इस तरह से। यहाँ पे लेंस के लिए जैसे मिरर के लिए अपन ने देखा था कि मिरर में चाहे ऑब्जेक्ट और इमेज अगर रियल है तो यू और वी दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, और वर्चुअल है तो यू और वी दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ थी वो नेगेटिव थी, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ थी वो पॉजिटिव थी। सिमिलरली लेंस में भी अगर देखें तो यू जब भी पॉजिटिव होगा तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू नेगेटिव होगा, रियल इमेज के लिए वी पॉजिटिव होगा, और वर्चुअल इमेज के लिए वी जो है वो नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, और फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो ये डाइवर्जिंग लेंस है या फिर कॉन्केव लेंस है। मैग्निफिकेशन की बात करूं तो यहाँ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसी को लिखा जा सकता है v/u। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो जाएगा इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लिखा जा सकता है -v²/u²। इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, जिस तरह मिरर के लिए अपन ने इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल देखे थे, यहाँ पे भी अपन 3 रूल देखने वाले हैं। पहला रूल, पैरेलल रे आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन होने के बाद या लेंस से पास होने के बाद वो सेकंड फोकस से पास करेंगे। दूसरा, फर्स्ट फोकस से अगर कोई रे आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन या लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे जा रही है तो अनडेविएटेड सीधी की सीधी ही चली जाएगी। अब इसी बेसिस पे अपन ये देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कहाँ कहाँ कैसे बन रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट जब माइनस इन्फिनिटी पे है तो इमेज आपकी सेकंड फोकस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट जैसे 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 2f पाएगा तो इमेज भी आपकी 2f पे चली जाएगी। ऑब्जेक्ट 2f से f की तरफ आ रहा है, जब f की तरफ आता है तो इमेज भी इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। f से इधर, f से जस्ट इधर इमेज यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, और f से जस्ट इधर इमेज जो है आपकी माइनस इन्फिनिटी है। जैसे ही आप ऑप्टिकल सेंटर के पास आएंगे इमेज भी आपकी ऑप्टिकल सेंटर के पास आएगी। ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज ये एक लास्ट यही बचा है कि इमेज इधर से इधर ट्रेवल करेगी। तो इधर वाला जो भी सीन है ये पूरा का पूरा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रियल ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो वर्चुअल है। यहाँ पे इमेज जो होगी वो आपकी रियल होगी और ऑब्जेक्ट जो होगा वो वर्चुअल होगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे भी फिर से वही कहानी है कि आप ऑब्जेक्ट जब माइनस इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज आपकी फोकस पे बनेगी, सेकंड फोकस पे। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ट्रेवल करते 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 2f पे आएगा तो इमेज भी 2f पे चली जाएगी, और ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर पे पहुंचेगा तो इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर पे पहुंच जाएगी, और फोकस पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो ये आराम से आपको बन जाएगा खुद ही। नेक्स्ट, कॉन्केव लेंस के लिए देखें तो कॉन्केव लेंस में भी ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ दौड़ के आ रहा है तो इमेज यहाँ से यहाँ दौड़ी, ऑब्जेक्ट इधर से इधर गया तो इमेज इधर से इधर गई, ऑब्जेक्ट इधर से इधर गया 3 के साथ मैंने यहाँ से यहाँ दिखा रखा है आप देखिए, और 4 यहाँ से यहाँ गया तो इमेज यहाँ से यहाँ गई। इसको आप थोड़ा सा घूरेंगे तो ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ये पोर्शन फिर से रिपीटेड है। जैसे मिरर के लिए अपन ने 1/v 1/u ग्राफ बनाए थे, तो यहाँ पे भी 1/v और 1/u ग्राफ देखेंगे तो ये चीज़ लिखी हुई आपकी y और ये चीज़ आपकी लिखी हुई x, उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू mx, y इक्वल टू x प्लस सी। यहाँ से देखें तो स्लोप जो है वो 1 है, और जो इंटरसेप्ट होगा वो 1/f से ही डिसाइड हो रहा है। तो पिछले मिरर के केस में स्लोप जो था वो -1 था, और लेंस के केस में जो स्लोप आ रहा है वो 1 आ रहा है, बाकी इंटरसेप्ट से डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ स्लोप 1 है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए दोनों के लिए स्लोप 1 है। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसका मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, तो ये वाला जो ग्राफ है कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो जाएगा। कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो कॉन्केव लेंस के लिए ये वाला ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस तरह v और u ग्राफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ध्यान रखे थे, यहाँ पे भी v और u ग्राफ आप कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए याद रख लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर का याद करिए आप, कॉन्वेक्स मिरर में u और v दोनों अपन ने प्लस f वाली लाइन खींची थी और ग्राफ अपन ने ओरिजिन से पास कराया था। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी क्या करिए आप, कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या करिए,
दोनों असिम्प्टोट इस तरह ड्रॉ करिए, यू की वैल्यू आप -f रखेंगे और वी की वैल्यू आप +f रखेंगे और ग्राफ को ओरिजिन से पास करा देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट, v और u ग्राफ कॉनकेव लेंस के लिए देखें तो कॉनकेव लेंस के लिए आप u की वैल्यू +f रखेंगे और v की वैल्यू -f रखेंगे और ग्राफ को ओरिजिन से पास कराएंगे तो ये बन जाएगा। अब इन चारों ग्राफों को आप देखें तो चारों ग्राफ टफ नहीं है कुछ भी। यहां अगर एसिम्प्टोट्स कट कर रही थी तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर था, यहां एसिम्प्टोट कट कर रही है तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यहां एसिम्प्टोट कट कर रही है तो ये आपका कॉनकेव मिरर था, और यहाँ एसिम्प्टोट कट कर रही हैं तो ये आपका कॉनकेव लेंस है। और एसिम्प्टोट कट करना आपको पता पड़ गया कि यहाँ पे कट कर रही है तो कौन सा ग्राफ आएगा, और बाकी ग्राफ सारा का सारा ओरिजिन से पास करना है। ठीक है, तो ये चारों ग्राफ आपको इजीली ध्यान हो जाएंगे। सिर्फ इतना से ध्यान रखिए आप कि ऊपर जो है वो कॉन्वेक्स वाले बन रहे हैं, नीचे कॉनकेव वाले बन रहे हैं। नेक्स्ट, लेंस की पावर देखें तो लेंस की पावर जिस तरह मिरर की पावर आपकी 1/f थी, यहाँ पे भी पावर 1/f है, और ये मीटर में रखना है तो 1/f हो जाएगा, सेंटीमीटर में रखना होगा तो 100/f हो जाएगा। लेंसेज का कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेंसेज का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या करिए आप, थिन लेंसेज अगर कंबाइन करके रखे हुए हैं, आजू बाजू रखे हुए हैं, तो पावर जो होती है वो डायरेक्टली जुड़ जाती है, यानी 1/f 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 सब लेंसेज के 1/f जुड़ते जाएंगे और वो 1/f इक्विवेलेंट आ जाएगा। मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन इंडिविजुअल लेंसेज की वजह से जो मैग्निफिकेशन होता है उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वही नेट मैग्निफिकेशन आ जाएगा। अगर दो लेंसेज दूर दूर रखे हुए हैं, डी दूरी दूर रखे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट पावर आप क्या करेंगे, P1 + P2 - D P1 P2 कर देंगे। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, जैसे लेंस को अपन एक साइड अगर सिल्वर कर देते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक मिरर की तरह बिहेव करने लग जाता है, जिसकी फोकल लेंथ में F इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ। तो सिल्वर करा हुआ लेंस जो होगा वो एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब आप उसको एक मिरर से रिप्लेस करेंगे। अब मिरर से रिप्लेस कर रहे हैं तो मेरे को बस इतना कैलकुलेट करना है कि जो मिरर से रिप्लेस कर रहा हूँ उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, तो मैंने उसकी मिरर की फोकल लेंथ F इक्विवेलेंट मान ली। अब ये आप F इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो सिल्वर करा हुआ लेंस है इसको आप इस तरह देखिए कि एक लेंस है प्लस एक मिरर है। यहाँ पे लेंस की पावर जो होगी वो 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस लिख देंगे। आप ऐसे देखिए कि रे इधर से इधर जाएगी, फिर इधर से इधर जाएगी और वापस ऐसे, तो लेंस से रे 2 बार गुजरी और मिरर पे एक बार टकराई है, तो 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर लिख देंगे, ये P इक्विवेलेंट आ जाएगा। P इक्विवेलेंट अभी अपन ने देखा कि इक्विवेलेंट जो है वो एक मिरर है, इसलिए P इक्विवेलेंट आप -1/f इक्विवेलेंट लिखेंगे। पावर ऑफ लेंस आप 1/f लेंस लिखेंगे, पावर ऑफ मिरर आप -1/f लिखेंगे। मिरर की पावर जो होती है वो -1/f होती है और लेंस की पावर जो होती है वो 1/f होती है। अगर F इक्विवेलेंट आपका अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, और F इक्विवेलेंट अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो ये कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेंस को कट करते हैं, अगर लेंस को इस तरह कट किया जाएगा, ठीक है, तो इस तरह कट करेंगे तो एक सरफेस अपन ने प्लेन बना दी जो पहले कर्व्ड थी। और अगर इस लेंस को देखूं तो यहाँ पे पहले इस लेंस की दोनों कर्व्ड हैं, और अब इस लेंस को देखूं तो इस लेंस की एक सतह प्लेन हो गई है। तो अगर इस तरह एक सतह प्लेन बना दे रहे हैं तो फोकल लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी और पावर जो है वो हाफ हो जाएगी। पर अगर लेंस को सेम सतह जो है वो वैसी की वैसी ही रख रहे हो आप, ठीक है, तो इस लेंस की फोकल लेंथ और पावर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इमेजेस, जितने डिफरेंट तरह के मटेरियल मौजूद होंगे लेंस में, नंबर ऑफ इमेजेस उतनी बनती चले जाएंगे। जैसे इस लेंस को मैंने 3 डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनाया हुआ है, μ1 μ2 μ1 एंड μ3, तो यहाँ पे 3 इमेजेस बनी जाएंगी। अगर सराउंडिंग का म्यू लेंस के म्यू से ज़्यादा है तो जो नॉर्मल बिहेवियर है लेंस का, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस का नॉर्मल बिहेवियर कन्वर्जिंग है और कॉन्केव लेंस का नॉर्मल बिहेवियर डाइवर्जिंग है, तो ये उल्टा हो जाएगा अगर सराउंडिंग का म्यू ज़्यादा है लेंस के म्यू से। सन ग्लासेस या गॉगल्स के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है दोनों सतह की आर आर सेम हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो इन्फिनिटी चली जाएगी तो पावर 0 हो जाएगी। सन ग्लासेस और गॉगल्स के लिए जो पावर है वो 0 हो जाती है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी चली जाती है। ये पोर्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाइट लाइट के केस में जो सातों कलर हैं विबग्योर, उन सातों कलर के वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो भी अलग अलग होगा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी म्यू उतना कम होगा, और जितना म्यू कम होगा फोकल लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी।
तो रेड कलर की फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब रेड कलर सबसे दूर जाके कन्वर्ज होने वाला है। तो व्हाइट लाइट आपने गिरा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पे, तो रेड कलर सबसे दूर कन्वर्ज होगा और वॉयलेट कलर सबसे पहले कन्वर्ज होगा। तो इमेज जो है वो यहाँ पे ऐसे फैले हुए नजर आएगी। सेम चीज कॉन्केव के लिए भी कर सकते हैं कि ये व्हाइट लाइट आ रही तो ये व्हाइट लाइट आपकी इधर चली गई, ऐसे कन्वर्ज होती हुई लगेगी तो रेड कलर सबसे दूर कन्वर्ज होता हुआ लगेगा। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिससे हम कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं। आप यहाँ पे क्या करिए, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को फिक्स रखेंगे, एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन को फिक्स रखेंगे और यहाँ पे बीच में अपन एक कन्वर्जिंग लेंस क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में ऐसे डिस्प्लेस करते जाएंगे। तो दो पर्टिकुलर लोकेशन आएगी जहां पे इस ऑब्जेक्ट की इस स्क्रीन पे क्लियर इमेज बन रही होगी। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल डी है और वो दो लोकेशन जहां पे इमेज क्लियरली बनी उन दोनों लोकेशन के बीच का जो गैप है वो एक्स है। लेंस की दो लोकेशन जहां पे वो क्लियर इमेजेस बनी स्क्रीन पे, हमने स्क्रीन पे दो क्लियर इमेजेस पाई, वो दो लोकेशन के बीच का गैप एक्स है, मतलब लेंस कितना मूव करा वो एक्स है। तो फोकल लेंथ जो आएगी वो फोकल लेंथ आएगी डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। इस रिजल्ट को आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। दोनों केसेस में जब लेंस यहाँ रखा था तो यहाँ जो इमेज बन रही थी वो इमेज की हाइट मान लेता हूँ HI1। जब लेंस यहाँ रखा है तो इमेज जो बनी उसकी हाइट मान लेता हूँ HI2। तो ये जो प्रोडक्ट होगा दोनों हाइट का HI1 टाइम्स HI2, इसका रूट ले लोगे तो वही ऑब्जेक्ट की हाइट आ जाएगी। दोनों केसेस में, इस केस में जो मैग्निफिकेशन आया और इस केस में जो मैग्निफिकेशन आया, दोनों मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। इसी के साथ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पूरा हुआ।